नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर हार्दिक स्वागत है सतवीर सर चैनल पर। मैं प्रकाश, आपका साथी, फिर आपके सामने। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का अपवाद तंत्र, जो राजस्थान का सबसे टफ टॉपिक है। इससे पहले प्लेलिस्ट में जाना, आपको राजस्थान अपवाद तंत्र की आंतरिक अपवाद तंत्र मैंने पूरा करवा दिया। बंगाल की खाड़ी में मैंने आपको चंबल नदी करवा दी, काली सिंध करवा दी, पार्वती करवा दी और बामणी करवा दी। आज हम पढ़ेंगे चंबल जो है, इस चंबल नदी की अन्य सहायक नदियाँ कौन सी दोस्तों? चंबल नदी की अन्य सहायक नदियाँ, चंबल नदी की अन्य सहायक नदियाँ जो छोटी छोटी है दोस्तों, उन्हीं को हम पढ़ेंगे। उसमें अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है दोस्तों कुन्नू नदी, या इसे हम कह सकते हैं कुन्नौर नदी। कौन सी? कुन्नू नदी, या इसी को हम क्या नाम दे सकते हैं? कुन्नौर नदी। इसमें ये दोस्तों छोटी सी नदी है। इसमें आप एक ट्रिक याद रखना, ठीक है दोस्तों? याद रखना ट्रिक कौन सी? कुन्नू में याद रखना कि गम गो कई बार कहते हैं ना, गम गो। ठीक है, गैप पर क्या है इधर ले लो। गैप पर है गुना जिला। कौन सा? गुना जिला। और ये जिला पड़ता है एमपी में। अट्ठे के है गुरुजी, तो ध्यान रखिए अट्ठे है इसका उद्गम स्थल। कौन सा? उद्गम स्थल है। कहाँ से होता है नदी का उद्गम स्थल? तो पहला गे उठाओ, गुना से। अगला है आपका मैं में है दोस्तों कौन सा? मुसेरी। मुसेरी कहाँ पड़ता है? 12 जिले में। अट्ठे के हुए गुरुजी, तो मुसेरी 12 से ये क्या करती है? नदी राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। कहाँ प्रवेश कर जाती है साथियों? राजस्थान में प्रवेश कर जाए। अब गम गो पर के गुरुजी, गो पर है गोवर्धनपुर। अब गुरुजी गोवर्धनपुर में के है खास, ये पड़ता है सवाई माधोपुर में। कौन से में? सवाई माधोपुर में पड़ता है गोवर्धनपुरा। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इस पर आते हैं। गोवर्धनपुरा से नदी चंबल में गिरती है। किस में गिरती है? चंबल में गिरती है दोस्तों। छोटी सी नदी है, छोटी सी ट्रिक है, बस इतना ही याद रखना है। कुन्नू नदी एक छोटी सी सहायक नदी चंबल की, ठीक है। गमगो ग पर है, गुना से निकलती है, ये एमपी में पड़ता है। अगला मुसेरी 12 से राजस्थान प्रवेश कर जाती है। अगला गोवर्धनपुर नामक सवाई माधोपुर से चंबल नदी में ये नदी गिर जाती है। आगे आ जाओ दोस्तों, कुछ फैक्ट इसके हैं जो मैं आपको इधर करवा रहा हूँ। पहला फैक्ट क्या है? पहला फैक्ट इसका ये है, राजस्थान प्रवेश करने से पहले ये बहती है कहाँ पर? एमपी में। कितने किलोमीटर दोस्तों? ये 48 किलोमीटर बहती है एमपी के अंदर। जैसे ही राजस्थान प्रवेश करती है उससे पहले एमपी, गुना जैसे जिलों में 48 किलोमीटर बहती है। फिर क्या करती है कि ये नदी राजस्थान के 12 जिले से, कौन से जिले से? 12 जिले से पुणे एमपी में चली जाती है। कहाँ चली जाती है दोस्तों? पुणे ये एमपी में चली जाती है। और एमपी में 24 किलोमीटर बहती है। कितनी? एमपी में 24 किमी बहती है। और 24 किमी बहती हुई पुणे कहाँ प्रवेश कर जाती है? तो पुणे ये प्रवेश कर जाती है राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में। इस बात का ध्यान रखना दोस्तों। कौन से जिले में? सवाई माधोपुर जिले में ये पुणे प्रवेश कर जाती है। तो पहला कि सबसे पहले एमपी से निकलती है, तो वहाँ 48 किलोमीटर बहती है। बाद में 12 में प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है? मुसेरी से।
फिर यहाँ पर 12 से बहकर पुणे चली जाती है, एमपी में 24 किलोमीटर बहती है। फिर पुणे राजस्थान प्रवेश करती है सवाई माधोपुर के, ये देखो, गोवर्धनपुरा से, और यहीं से ये नदी चंबल में गिर जाती है। तो ये थी दोस्तों हमारी कौन सी नदी, कुन्नू या फिर कुनोर नदी। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे वाली नदी पढ़ते हैं। तो ये थी हमारी कौन सी नदी, कुन्नू नदी। देखो साथियों, हमने कुन्नू नदी को पढ़ा, तो अब देख लेते हैं कुन्नू का थोड़ा सा मानचित्र कि गुरुजी इस कुन्नू को मानचित्र में दर्शाइए। कोई दिक्कत नहीं है, ये रहा और ये रहा हमारा प्यारा राजस्थान। अभी हम इसके अंदर कुन्नू नदी की डायरेक्शन देखते हैं। अब देखो हमने एक चीज़ देखी थी क्या, कि इधर से ऐसे नदी आई थी, कौन सी दोस्तों, याद करो उस नदी को। यदि आपने पढ़ा है तो याद करोगे ना, यदि पढ़ा ही नहीं है तो क्या याद करोगे आप। ये नदी थी चंबल, और हम पढ़ रहे हैं चंबल की सहायक नदी, और उसका क्या नाम है, कुन्नू। अब हमें यहाँ की पहाड़ियाँ याद रखनी है। ये पहाड़ियाँ हैं गुना जिले की, और इस पहाड़ियों से ऐसे नदी आती है और ऐसे चली जाती है और ऐसे पुणे ऐसे आ जाती है। देखो ऐसे करती है, एक बार प्रवेश और फिर दूसरी बार प्रवेश। ये देखो ऐसा साफ सा बनाती है। यहाँ पर 12 जिला है, और 12 जिले में एक गांव है, उसका नाम है मुसेरी गांव। तो राजस्थान में प्रवेश करती है, मुसेरी गांव से निकलती है गुना से, और 12 से पुणे चली जाती है। और यहाँ पर एक सवाई माधोपुर में एक गांव आता है, उसका नाम है गोवर्धनपुरा, और इस गोवर्धनपुर से किस में गिर जाती है, ये सवाई माधोपुर में है, यहाँ से गिर जाती है किस में साथियों, चंबल के अंदर। तो इस नदी के बारे में एक चीज़ ध्यान देना कि राजस्थान और गुना के बीच में बहती है, एमपी में कितने किलोमीटर, तो 48 किलोमीटर। फिर राजस्थान बहने के बाद वापस चली जाती है, फिर बहती है 24 किमी, और फिर पुणे राजस्थान प्रवेश कर जाती है। यहाँ से एक अच्छा प्रश्न निकलेगा कि ऐसी कौन सी नदी है जो 2 बार राजस्थान में प्रवेश करती है, तो यही है, 2 बार राजस्थान में प्रवेश करती है। कौन सी नदी होगी, कुन्नू नदी। तो यहाँ तक कोई आपके प्रॉब्लम नहीं है। मैंने मानचित्र भी बना दिया, ट्रिक से मैंने एक व्याख्या भी करवा दी। तो ये थी कुन्नू नदी। अब देखते हैं चंबल की आगे वाली सहायक नदी जो है वह किसी है। गुरुजी की याद कौन करना, कुछ नहीं याद करना, बस क्या याद करना है, कुन्नू जब भी पढ़ो तो गमगो, बस। ग पर क्या है, गुना, मैं पर क्या है, मुसेरी, गो पर क्या है, गोवर्धनपुरा। अब आगे आ जाओ। अब की जो नदी है उस नदी का नाम है साथियों मेज नदी। कौन सी नदी, मेज नदी। और एक आपके सामने आता है मेजा बांध। तो मेजा बांध कहाँ पड़ता है साथियों, भीलवाड़ा के अंदर। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मेजा बांध मेज नदी पर नहीं है। कहीं कर दो मेजा बांध मेज नदी पर, ऐसा मत करना। मेजा बांध कोठारी नदी पर है। कौन सी नदी पर है, कोठारी नदी पर है, इसका ध्यान रखना। मेजा बांध कोठारी नदी पर है साथियों, मेजा बांध मेज नदी पर नहीं है। मेज नदी अलग है और ये मेजा बांध अलग है। अब इसमें क्या याद रखना है, फिर गुरुजी एक TRICK, लो जी, शानदार सी ट्रिक है कि मेज पर, मेज के ऊपर भैंस बैठी है। अब मेज है और मेज के ऊपर भैंस बैठी है, तो मेज के ऊपर
ऊपर से हमारे सामने क्या है, ऊपर माल, कौन सो माल है, ऊपर माल कहाँ पड़ता है, भीलवाड़ा के अंदर। यहाँ से क्या है, नदी का उद्गम, क्या है साथियों, नदी का होता है उद्गम। मेज ऊपर भैंस बैठी है, भैंस से क्या है, भैंस खाना, और ये पड़ता है साथियों कोटा में। यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से नदी चंबल में गिरती है, यहाँ से ये जो नदी है ये चंबल नदी के अंदर गिरती है, इस बात का ध्यान देना। मेजा यहाँ से निकलती है, लेकिन गुरुजी एक क्षेत्र और आता है, उसका नाम आता है मांडलगढ़ कस्बा, ये भी भीलवाड़ा में ही पड़ता है। मांडलगढ़ कस्बा ऑप्शन में है तो ही कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर माल ऑप्शन में है तो ही कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मेज के ऊपर भैंस बैठी है, मंडल पी रही है बस। तो भैंस खाना गांव कोटा से चंबल में गिरती है, ऊपर माल वह मांडलगढ़ से निकलती है। अब देखो एक प्रश्न आता है, ऊपर माल क्या है, ठीक है। अब ये रहा दोस्तों कि ऊपर माल क्या है, इन प्रश्नों पर जाना, मैं साथ साथ आपको प्रश्न ही करवाऊंगा जो कि परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है। ऊपर माल क्या है गुरुजी, ओ है, देखो ओ तो भीलवाड़ा है, और भीलवाड़ा को एक क्षेत्र पड़ा था, पता हो तो कौन सो, बिजोलिया पड़े बिजोलिया भीलवाड़ा में, जो भारत का सबसे लंबा किसान आंदोलन 1897 से लेकर 1941 तक रहा था दोस्तों। भारत का ही सबसे बड़ा किसान आंदोलन बिजोलिया ही था। अब यहाँ पड़ता है बूंदी, और बूंदी के पास में पड़ता है चित्तौड़, ठीक है दोस्तों। तो हम लेंगे चित्तौड़ का भैंसरोडगढ़ क्षेत्र, कौन सा, भैंसरोड और गढ़। यहाँ पर कई जमाने पहले भैंसों को रोड़ा था, क्योंकि भैंसासा नामक व्यापारी था, वो रोड़ाचारण को बुलाया और यहाँ भैंसरोडगढ़ दुर्ग की स्थापना की थी, इसीलिए भैंसरोडगढ़ इसका नाम पड़ा। अब देखो ये जो बीच का क्षेत्र है, ये ला बिजोलिया से लेकर भैंसरोडगढ़ तक का क्षेत्र जो है वही अपना ऊपर माल है, बस लालू लाल जोड़ दियो मैं, वही ऊपर माल है, बस ये चीज़ को ध्यान रखिए। अब एक चीज़ देखो कि एक क्षेत्र पड़ता है, उसका नाम है गजनेर, और गजनेर आपने बीकानेर वालों को नहीं, वो है उत्तर प्रदेश में, और यहाँ का एक शासक था, उसका नाम था अशोक परमार। कौन था, अशोक परमार। और ये अशोक परमार 17 मार्च 1527 के अंदर खानवा का युद्ध हुआ था। खानवा कहाँ पड़ता है, भरतपुर के अंदर, और वहाँ युद्ध हुआ था किसका, बाबर का और हिंदूपत शासक जिसका नाम है सांगा, इनके बीच में। तो भीम के हो कि ओ जी को गजनेर को अशोक परमार हो, इन आपको जोर दिखायो। जोर का अर्थ क्या है कि अपनी शक्ति का परिचय दिया, और जोर दिखायो तो सांगा के करियो कि ऊपर माल की जी की जागीर ही बाकिन दे दी, अशोक परमार ने दे दी। तो ओ हो ऊपर माल कटे को क्षेत्र है, बिजोलिया भैंसरोडगढ़ के बीच का क्षेत्र है। कौन सी नदी निकल रही है, मेज नदी। कहाँ बह रही है, ऊपर माल में बहती है, मांडलगढ़ से निकलती है और भैंस खाना से ये हो जाती है। अब मेज की कुछ सहायक नदियाँ हैं, आज की है इंगी के है सहायक नदियाँ हैं, इन चीज़ पर जायो थे कि इंगी सहायक नदियाँ कौन है। भैंस ही मेज के ऊपर बैठी मंडल पीन लाग रही है, तब एक बाज आया, बाज से है बाजन नदी। कौन सी नदी दोस्तों, बाजन नदी। किसकी सहायक नदी है, मेज की। बाज आया और बाज उसकी कुल की जानकारी मांगने लगा। कुराल नदी और आबेकिंग की सहायक नदी है मेज की। कुल की जानकारी मांगने लगा, आ है मांगली नदी, लो मांगली नदी।
अब इनकी सहायक नदी मांगली प्रसिद्ध क्यों है? ये मांगली पर बूंदी में क्या है कि एक जलप्रपात पड़े, बिंगो नाम है भीम लात जलप्रपात। कौन सा है? भीमलत जलप्रपात कर दो लो जी, भीमलत जल प्रपात है और ओ पड़े। तो भीमलत जलप्रपात किसी नदी पर है? मांगली पर है। मांगली किसकी सहायक नदी है? मेज की है। तो देखो इन मैप में किया सेट करांगा गुरुजी, तो इधर मैं छोटा सा बना देता हूँ क्या राजस्थान, उसके अंदर इस नदी को अपने सेट करेंगे। ये देखो ये है हमारा क्या है, छोटा सा राजस्थान है। इस राजस्थान में ये नदी कौन सी जा रही है? देखो ये नदी कौन सी जा रही है, जल्दी कमेंट करना, ये कौन सी जा रही है? ये जा रही है आपकी कौन सी? ये जा रही है चंबल, बारहमासी नदी। तब यहाँ पर ये है मांडलगढ़। कहाँ पड़ता है मांडलगढ़? भीलवाड़ा में। कौन सा? मांडलगढ़। कहाँ पड़ता है साथियों? भीलवाड़ा में। अब अट्ठू एक नदी निकले यहाँ, आरी नदी, आरी के है नदी को नाम? मेज। कट्ठे बेवे ऊपर माल के क्षेत्र में। पूछ लेना कहाँ बहती है, तो याद रखना ऊपर माल के क्षेत्र में बहती है ये। और कोटा में किसो गांव पड़े? भैंस खाना। और भैंस खाना से कहाँ गिर जाती है? चंबल के अंदर। यहाँ तक आपके कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, तो इसका स्क्रीनशॉट लो और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर किया करो, लाइक किया करो, कमेंट भी किया करो। ले लिया होगा साथियों आपने इसका स्क्रीनशॉट। हम चलते हैं आगे की ओर। आगे हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? उस नदी का नाम है चाकण नदी। कौन सी साथियों? चाकण नदी। ये भी अपवा तंत्र में चंबल की ही सहायक नदी है। ये रहा अपवा तंत्र, और इसमें हम पढ़ रहे हैं चंबल की सहायक नदियों के बारे में। किनके बारे में? चंबल की सहायक नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो चंबल की सहायक नदियों में अब हम पढ़ने जा रहे हैं, उस नदी का नाम है दोस्तों चाकण नदी। क्या है? चाकण नदी। अब देखो ये चाकण नदी कहाँ से है, कहाँ तक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले तो याद रख क्या? का चस्का या चास्का। चस्कन के बना लियो, चास्का बना लियो। चाप पर किसी नदी है? चाकण नदी है, कोई प्रॉब्लम को नहीं। चाप पर चाकण नदी, छोटी छोटी जल धारा है इसलिए बता रहा हूँ, याद रखना ये फैक्ट। सह पर के है सवाई माधोपुर की आज की चाकण नदी है, बस सवाई माधोपुर के स्थानीय नालों से निकलती है। कौन सा नाला है? स्थानीय नाला है बठुआ नदी निकले। कै पर के हैं? काग छोड़ो, कै पर है कर्णपुर। कर्णपुर कटे ओ पड़े सवाई माधोपुर में, और ई कर्णपुर वहाँ नदी गिर जाए कि में साथियों चंबल नदी के अंदर गिरा दिया अपना जल। इसकी कोई सहायक नदी नहीं है, बड़ी नहीं है, छोटी सी नदी है। तो फेर कर लिया मैप तैयार, और मैप में बता दूं मैं आपको इसको फिर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो ये देखो ये देखो, वही अपना पीछे जो तैयार किया है वही है राजस्थान। अब ये नदी गई वो ये जा रही है, कौन सी जा रही है? वही बात, चंबल जा रही है। अब इधर ये आ रही है ऐसे, ये देखो ये यहाँ पर है कर्णपुर, और ये कर्णपुर सवाई माधोपुर से चंबल में गिरती है, और ये है इस नदी के स्थानीय नाले जहाँ से ये नदी बनती है, तैयार होती है। तो स्थानीय नालों से ये नदी बनती है और निकलती है। तो ये थी चाकण नदी, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है साथियों। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेना,
ले लिया होगा साथियों आपने इसका स्क्रीनशॉट। हमने बहुत महान नदी को पढ़ा है, उसका नाम क्या है? चंबल। और चंबल की प्रत्येक सहायक नदी के बारे में हमने पढ़ा है, ताकि किसी भी परीक्षा के अंदर हमें ऐसी की नदियाँ हैं आने दोबारा नहीं पढ़नी पड़े कि सोई कंपटीशन क्यों न हो, फिर आ जाओ थे। अब जल्दी जैसे ये नदियों का फैक्ट कंप्लीट हो जाएगा, जल्दी आपके सामने इंडिया ज्योग्राफी का फैक्ट आएगा नदियों से संबंधित, तो सारी नदियां क्लियर होती जाएगी। अब देखो, अब हम नदी पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है बनास। और बनास नदी भी किंग सहायक नदी है चंबल की। बनास कटिया ना जोड़ लिया, बैपुर बनास, बैपुर बारामासी। बनास बारामासी नहीं है, बारामासी नदियाँ दो ही है, एक का नाम है चंबल और दूसरी का नाम क्या है? माही। चंबल और माही दो ही बारामासी है, बनास बारामासी नहीं है। बनास को यदि उपनाम से आप जोड़ोगे ना तो वो इसका क्या नाम है? वन की आशा। आप ये कह सकते हो कि ये वन की आशा है, ये तो इसका उपनाम है, बारहमासी इसका उपनाम नहीं है। अगला आप ये जोड़ लो, लो जी क्या आपने कह दिया कि वर्णाशा, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा आपने जोड़ लिया, जैसे आपने कह दिया वशिष्ठी, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये इस नदी का बहुत प्राचीन नाम है, इसका ध्यान देना। सब पुरानो नाम वही है। अब तारू पूछने लाग रहे हूँ कि फिर चंबल जी की आप डिपिंग पुरानो नाम क्या? चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या था? ऐसे फैक्ट पूछे जाते हैं परीक्षा में। जब भी पूछे चंबल नदी को पुरानो नाम क्या हो तो करोगा चरमणवती, किसी चरमणवती करोगा। और यदि पूछ ले बनास की सहायक नदी, बनास किसकी सहायक नदी है? तो चरणवती की। बनास का प्राचीन नाम पूछे तो क्या करोगे? वशिष्ठी। तो इसको एक बंद कर लेते हैं इस डिब्बे के अंदर, क्योंकि अलग प्रश्न आया। तो ये तो बनास के क्या हुए? उपनाम हुए। अब बनास जो है वो राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है। कैसी है? सबसे लंबी नदी है। यदि आपसे पूछ ले कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल है। यदि पूछ ले राजस्थान में सबसे बड़ी नदी, तो आप बनास करोगे। यदि पूछ ले राजस्थान की तो चंबल, यदि पूछ ले राजस्थान में तो कौन सी करोगे? की में आए राजस्थान की तो बनास करोगे, और में आए तो क्या करोगे? चंबल। यदि आए राजस्थान की पूर्णतः बहने वाली लंबी नदी, तब भी आप क्या करोगे? बनास करोगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपके है नहीं, तो इसका स्क्रीनशॉट लो। यहाँ तक किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है नहीं। हमने पढ़ा प्राचीन नाम, राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी, और इसके अलावा हमने ये पढ़ा इसकी कुल लंबाई पूछे तो 480 किलोमीटर है। कितने? 480। अब आ जाओ इन्हें, इसका अपवाद तंत्र क्या है? क्या है अपवाद तंत्र? कौन सो तंत्र? अपवाद तंत्र किसका? नदी का। क्या है बनास का अपवाद तंत्र? तो की कौन करना, पहली ए, बी पर बनास, सी, फिर आर और एस और टी। बस यही है चंबल के जिले, जिन जिलों में चंबल बहती है। ओ क्या है? ए। बी पर क्या है? बनास। सी पर खीगोनी, आर पर खीगोनी, एस पर कुछ नहीं है, टी पर भी कुछ नहीं है। अब देखो नदी का मार्ग क्या है। इधर से नदी ऐसे जाकर ऐसे कट मारती है, इधर से नदी ऐसे जाकर ऐसे कट मारती है, ऐसे आकर ऐसे कट मार जाती है। लो
कोई प्रॉब्लम नहीं है साथियों। ये लो, ये नदी कौन सी बना दी मैंने, ये बना दी आपकी बनास नदी। ये दोस्तों दिखाई दे रही है ना सबको, ये बना दी साथियों मैंने बनास नदी, ये बन गई। अब गुरुजी आर्गो मतलब क्या है? आर का मतलब है राजस्थान नहीं, राजसमंद। राजस्थान के राजसमंद से निकलती है कौन सी नदी? बनास कहाँ से निकलती है? राजसमंद से। गुरुजी सी पर क्या है? सी पर है चित्तौड़। किसो? चित्तौड़। चित्तौड़ में नदी जाती है। गुरुजी बी पर क्या है? फिर वो है भील और वाड़ा है। किसो वाड़ा है? भीलवाड़ा है। ए पर गुरुजी के है वो तो बड़ी दूर बनायो है। ए पर है अजमेर। ए में सबसे कम बहती है बनास, सबसे कम बहती है किसके अंदर? ए पर अजमेर के अंदर। और टी गुरुजी यहाँ क्या बनाया? और टी का अर्थ है टोंक। यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है सर्पिला कार लोजी, सांप जैसी आकृति होती है टोंक में। एस पर क्या है? और यो एस पर सवाई हनुमादोपुर। किसो है? सवाई हनुमादोपुर। निकली कटू है अट्ठू। अट्ठू कट्ठू किसी पहाड़ियों में बरसात होती है तो बरसात हो है खमनोर की पहाड़ी। किसी पहाड़ी है? खमनोर की पहाड़ी है। इन पहाड़ी में बरसात हुआ है। ये नदी निकलने की पहाड़ियाँ हैं। ये लो, यहाँ से नदी निकलती है। खे पर क्या है? एक तहसील, उसका नाम है खंडार तहसील। और खंडार तहसील से नदी क्या हो जाती है? चंबल में जल गिरा लेती है। चंबल में नदी जल गिराती है, इस चीज़ का ध्यान देना। नदी चंबल में जल कहाँ से गिराती है? तो खंडार से गिराती है। नदी कहाँ से निकलती है? तो कै पर खमनोर से निकलती है। दोस्तों आप लाइक शेयर करना, आपके सामने बहुत सारे ऐसे ही फैक्ट मिलेंगे, ट्रिक मिलेगी। तो आर पर राजसमंद, सी पर चित्तौड़, बी पर भीलवाड़ा, ए पर अजमेर। अजमेर में सबसे कम बहती है। टी पर टोंक, सर्पिलाकार के लिए प्रसिद्ध है। एस पर सवाई माधोपुर से चंबल में गिरने वाली नदी है ये। अब देखो चित्तौड़ में क्या है? चित्तौड़ में की कोनी एक नदी आके गिरती है और उस नदी का नाम क्या है? बेड़च। चित्तौड़ से इधर से आकर एक नदी गिरती है, इसमें उसका नाम है बेड़च। गुरुजी बनास अट्ठे क्यों फेमस है भीलवाड़ा में? इसलिए है कि भीलवाड़ा को दो भागों में बांटती है लोज। भीलवाड़ा में कितने भागा में बांटे हैं? दो भागा में किसी नदी बांटती है। यूँ पहले आप एक नदी पड़ी कांतली। कांतली झुंझुनू को दो भागों में काट रही थी और बनास भीलवाड़ा को दो भागों में काट रही है, इसका ध्यान रखना। यहाँ तक आपके प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। सवाई माधोपुर में देख लिया, यहाँ सर्पिलाकार, यहाँ भी देख लिया, यहाँ भी देख लिया, उद्गम स्थल भी देख लिया। अब देखो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या है इस नदी से, हम उनको देख लेते हैं। वो है महत्वपूर्ण तथ्य क्या है दोस्तों? पहला महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि खमनौर की पहाड़ी से निकलती है। खमनौर राजसमंद में है और खमनौर से ये कहाँ जाती है? गिलूंड जाती है। और गिलूंड कहाँ है? राजसमंद के अंदर। गिलूंड राजसमंद में इस नदी पर ही है। और इसके अलावा राजसमंद में नदी पर क्या है? तो याद रखना कांकरोली है। यूँ अलावा के है गुरुजी? यूँ अलावा है कोमलगढ़ अभ्यारण्य। कौन सो अभ्यारण्य है? ये तो फेमस अभ्यारण्य को नहीं, छोटो सो ही है। यूँ अलावा है नाथ द्वारा। किसो द्वारो है? नाथ द्वारा। ए जी का है नहीं, ये बनास नदी पर है राजसमंद में, इसीलिए राजसमंद प्रसिद्ध है। गिलूंड में क्या है? गिलूंड की एक तो मेहंदी प्रसिद्ध है। आपको पता है कि सोजत के बाद मेहंदी कहाँ की प्रसिद्ध है? गिलूंड की।
और एक ध्यान रखिए, गिलूंड में सबसे पहले क्या आ जाती है? सबसे पहले नदीय बाढ़ आ जाती है। नदीय बाढ़ कहाँ आती है? सबसे पहले गिलूंड में आती है। अब देखो एक बात ध्यान रखिए, बटनेर में बाढ़ आती है घग्गर के कारण, बालोतरा में बाढ़ आती है लूणी के कारण, और यहाँ गिलूंड में बाढ़ आती है बनास के कारण। तो गिलूंड में सबसे पहले बाढ़ आती है। कांकरोली क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ पर क्या है? द्वारकाधीश का मंदिर है। किसका? द्वारकाधीश का मंदिर है। कहाँ पर है? कांकरोली में द्वारकाधीश को मंदिर है, और ये मंदिर ने बनवायो महाराणा राज सिंह जी। कोमलगढ़ अभ्यारण्य तो बड़ो नहीं है, छोटो ही है, तो इसके बारे में कोई ज़्यादा खास नहीं है। नाथ द्वारा क्या है? ये है श्री नाथ जी का मंदिर, वल्लभ संप्रदाय का मंदिर है ये। और ये केंद्र किसका है? भगवान श्री कृष्ण का केंद्र है। किसका केंद्र है ये? भगवान श्री कृष्ण का केंद्र। अब देखो, कृष्ण जी को केंद्र तो वो है। यहाँ पर कृष्णा जन्माष्टमी के दिन बहुत धूमधाम से मेला भरता है, और अजमेर के अंदर सलेमाबाद पड़ता है, वहाँ पर वो राधा का क्षेत्र है। वहाँ पर राधा अष्टमी के दिन धूमधाम से प्रोग्राम मनाया जाता है। तो ये राजसमंद में इस नदी पर है। सबसे पहले बाढ़ घटावेगी गिलूंड में। कांकरोली के है मंदिर। कोलमगढ़ क्या है? कोमलगढ़ अभ्यारण्य नाथ द्वारा है। इसका स्क्रीनशॉट लो। तो ले लिया होगा दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट। जैसे मैंने नदी बनाई है, बियाँ को बियाँ छाप लो। आगे आ जाओ। आगे के गुरुजी? आगे आ जाओ, अट्ठे आ जाओ आगे, कि अब आप प्रवेश कर गया चित्तौड़ में। राजसमंद देख लियो, चित्तौड़ में प्रवेश कर गया। अजमेर के बाद सबसे कम अजमेर में है। अजमेर से थोड़ी ज़्यादा कहाँ बहती है? चित्तौड़ में। अजमेर से थोड़ी ज़्यादा बहती है। अजमेर थोड़ी सी यदि ज़्यादा बहती है ना, तो बात चित्तौड़ में ही बहती है, ध्यान रखना। आगे आ जाओ आप भीलवाड़ा के अंदर। कौन सा जिलो है? भीलवाड़ा जिलो है। और भीलवाड़ा में आ जाओ। भीलवाड़ा में पहलो प्रश्न हो, दूसरो जिलो है, तीसरो भीलवाड़ा आ गया। भीलवाड़ा में पहलो प्रश्न तो वही है कि यहाँ का क्षेत्र मांडलगढ़ है, मतलब मांडलगढ़ इस नदी के किनारे पर ही है। लो जी, इसकी आकृति मंडल के समान थी। मांडिया के कारण भी इसका निर्माण हुआ है, इसीलिए इसको मांडलगढ़ कहा गया। भीलवाड़ा में नदी का क्या फैक्ट है? सबसे ज़्यादा बहती है। सबसे ज़्यादा बहती है। कहाँ पर? भीलवाड़ा में सबसे ज़्यादा नदी बहती है। पहला फैक्ट तो ये है। दूसरा फैक्ट भीलवाड़ा में है कि भीलवाड़ा को 2 भागों में बांटती है। कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में बांटती है। किसको बांटती है? भीलवाड़ा को बांटती है। इस चीज़ पर जाना आप। तो भीलवाड़ा में कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके कि सबसे ज़्यादा बहती है, भीलवाड़ा को 2 भागों में बांटती है, मांडलगढ़ क्षेत्र में भी बहती है। तो हमने भीलवाड़ा पढ़ लिया, अजमेर पढ़ लिया, अजमेर नहीं दोस्तों, चित्तौड़ पढ़ लिया, भीलवाड़ा पढ़ लिया, राजसमंद भी पढ़ लिया। अब आ जाओ अजमेर में। तो अजमेर तो आप पढ़ ही लियो, पढ़ा या नहीं पढ़ा? चौथा जिला अजमेर। अजमेर में आप के पढ़ा कि सबसे कम बहती है, बस इतो ध्यान रखा, सबसे कम बहती है, और बहती है तो दक्षिण में बहती है। अजमेर के दक्षिणी भाग में नदी बहती है सिर्फ और सिर्फ, सबसे कम अजमेर में ही बहती है, दक्षिण भाग में, सबसे ज़्यादा भीलवाड़ा में।
अगला 5वां जिला आएगा दोस्तों कौन सा, टोंक। टोंक में पहली तो बात है कि बिसलपुर बांध परियोजना। आप परियोजना किसी है, ये चीज को भी ध्यान देना पड़ेगा। आप परियोजना है पेयजल परियोजना, ओ ध्यान रखियो। यदि इस शब्द पर नहीं गया नहीं तो थारो काम निपट जाएगा। आप पेयजल परियोजना है, नदी पर है, जिले के किस दिशा में है, टोंक जिले के किस दिशा में है, बहुत इंपॉर्टेंट है तो याद रखिए। टोंक जिले के किस दिशा में है, तो टोंक जिले के किस दिशा में पड़ेगी, पश्चिम में। फिर टोंक में देखा नहीं तो अजमेर वाली साइड पड़े, पश्चिम होगी। पेयजल परियोजना है बिसलपुर बांध परियोजना। अगली एक और बात है बिसलपुर बांध परियोजना। वर्तमान का फैक्ट है जो बता रहा हूं। वर्तमान में रंग और बिरंगी मछली पालन, वर्तमान में इसको काम होने लग रही है कि रंग बिरंगी मछली पालन होने लग रही हो। बिसलपुर बांध परियोजना में एलडीसी में प्रश्न आया हुआ है कि वर्तमान में रंग बिरंगी मछलियों का पालन किस में हो रहा है, तो यही है बिसलपुर। और के अठ है आज जो दूसरे नंबर पर, और अठ है राजमहल। ठीक है दोस्तों, राजमहल भी प्रसिद्ध है। और यो राजमहल किसो महल है, राजमहल क्यों प्रसिद्ध है गुरुजी? राजा के करता रक्त को संभालते थे, रक्त मणि। राजा लोग क्या पहनते थे, मणि पहनते थे। यहाँ रक्त मणि बहुत ज्यादा है, रक्त मणि को क्या बोल दें, गार्नेट बोल दो गुरुजी, इन तांबड़ो बोल दो, एक ही बात है। चाहे मैं तांबड़ा बोलूं, चाहे मैं गार्नेट बोलूं, चाहे मैं रक्तमणि बोलूं, ये तीनों चीजें एक ही है, कोई यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने पढ़ा राजमहल को, रक्तमणि, गार्नेट और तांबड़ा। वर्तमान में रंग बिरंगी मछलियाँ बिसलपुर के अंदर। बिसलपुर बांध परियोजना पेयजल जल के लिए किस दिशा में पड़ती है, टोंक के पश्चिम में। अजमेर पढ़ लिया। और यदि पढ़ें तो इसको मैं साफ कर देता हूँ। लो दोस्तों, इधर वाले को साफ कर देता हूँ, सभी जिले बता देता हूँ जो इसके अपवाद अंतर में आते हैं। अब गुरुजी तीसरो कॉन्सेप्ट की है, तीसरो है कि जोधपुरिया गांव यहीं पर है। कौन सो, जोधपुरिया गांव, वो भी अठी है। और इन नदी पर के है देव नारायण जी का मंदिर है। किसका, जोधपुरिया में ही देव नारायण जी का मंदिर इस नदी पर है। देव नारायण जी कौन हो, देव नारायण जी कौन हो तो ध्यान रखिए, देव नारायण जी जो था वो कौन था, वो गुज्जरों का विष्णु था। गुज्जर जाति के लोग अपना विष्णु मानते हैं। देव नारायण जी की फड़ सबसे बड़ी और सबसे छोटी है। इनकी फड़ पर डाक टिकट जारी हो रखी है। और ये देव नारायण जी जो थे उनको हमने देखा। यहाँ पर क्या होता है कि ये मंदिर जो है, इस मंदिर में ऐसे कुछ ईंटें पड़ी है और इस मंदिर में यहाँ पर मूर्ति पूजा नहीं, ईंटों की पूजा होती है। और जब भी ये ईंटें धूल मिट्टी से भर जाती है तो इन्हें साफ किया जाता है नीम के पत्तों से, नीम के पत्तों से। क्योंकि देव नारायण जी क्या करते थे कि नीम और गोबर की औषधि बनाते थे, बहुत शानदार औषधि बनाते थे। तो जोधपुरिया गांव पढ़ लिया, राजमहल पढ़ लिया, बिसलपुर पढ़ लिया। अब एक और ध्यान रखिए,
पांचवी बात की ही चौथी बात, 3 बातें पढ़ ली। चौथी बात आई कि जो बनास है ये नदी सर्पिलाकार धारण करे। किसो सर्पिलाकार धारण करती है। कहाँ पर? राजमहल में। राजमहल में सबसे ज़्यादा सर्पिलाकार धारण करें। बीवी राजमहल में सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है बनास के कारण। सर्पिलाकार धारण करती है। राजमहल में सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है। ये लो जी, बाढ़ का कारण पूछे तो यही नदी है। और भी पहले आपने पढ़ लिया गिलूंड में बनास के कारण बाढ़ आती है। और इसके अलावा जो चंबल थी, चंबल नदी को भी हमने पढ़ा, उसकी सहायक नदी है ये। तो ये था टोंक। यहाँ तक कोई आपके प्रॉब्लम नहीं है। तो आगे जाते हैं सवाई माधोपुर जिले के क्या फैक्ट हमें याद रखने पड़ेंगे। सवाई माधोपुर जिले में क्या है? लास्ट जिला है कौन सा? छठा नदीय जिला। क्या नाम है? सवाई और क्या है? माधोपुर। सवाई माधोपुर छठा जिला है दोस्तों। हम छठे जिले को पढ़ने जा रहे हैं जो बनास के अपवा तंत्र में है। यहाँ पर एक तहसील है, उसका नाम है खंडार। और खंडार तहसील से क्या हो जाता है? चंबल में मिल जाती है। किस में? चंबल में मिल जाती है। कहाँ से? खंडार से। पहली बात तो। दूसरी बात ध्यान रखिए कि यहाँ पर एक स्थान पड़ता है, बिंगो नाम है रामेश्वरम। और रामेश्वरम नामक स्थान जी को है, नामक स्थान पर त्रि और वेणी संगम है। किसो संगम है? त्रिवेणी संगम है। कठे त्रिवेणी संगम रामेश्वर नामक स्थान पर। अब वो किया गुरुजी, एक तो आज ये सीप आ रही, इनू आन लाग रही है सीप बैठने के वहाँ। एक इनू आन लाग रही है सीप आन लाग रही है बनमू, बनास हो गयो। और एक बिना चप्पल के आन लाग रही है चंबल होगी। चंबल, बनास और सीप। बनास का तो ये अंतिम त्रिवेणी संगम है। किसका? बनास का क्या है साथियों? अंतिम त्रिवेणी व एकमात्र त्रिवेणी संगम। अंतिम त्रिवेणी संगम व एकमात्र त्रिवेणी संगम यही है साथियों। आगे आ जाओ आप। आगे यदि कि बनास का अंतिम त्रिवेणी संगम और चंबल का एकमात्र त्रिवेणी संगम। किसका? चंबल का एकमात्र त्रिवेणी संगम। बनास का तो अंतिम है, लेकिन चंबल का पहला मान लो चाहे अंतिम मान लो, ये एकमात्र ही है। ठीक है। अब आ जाओ इधर सवाई माधोपुर में और क्या पढ़ना है? हाँ बिल्कुल सही है। सवाई माधोपुर में भी एक क्या बनता है? बांध बनता है। यदि आपको पता हो तो मैं इधर एक फैक्ट बता रहा हूँ, उससे पहले आप इसका कमेंट कर दीजिए। यहाँ पर नदी का है कि सर्वाधिक नदी जो है वो सर्वाधिक त्रिवेणी संगमों के लिए जानी जाती है। नदी जो है वो सर्वाधिक त्रिवेणी संगमों के लिए जानी जाती है। अब त्रिवेणी संगम ज़्यादा किया पेलोरियो कटे बिगोद में, बिगोद कटे गुरजी भीलवाड़ा में। मानचित्र में बताऊंगा आपको, पहले फैक्ट देख लो। बिगोद बाद गुरजी किसो है? वो है वो देख लो राजमहल और बी बाद में गुरजी किसो है? वो है थारे जोधपुरिया, जोधपुरिया। बी बाद में गुरजी किसो है? बी बाद में थारे
रामेश्वरम। ए जी का है, ए त्रिवेणी संगम है। ओ भीलवाड़ा में है, तो ओ टोंक में है। और जना ओ टोंक में है, जोधपुरिया भी टोंक में है, तो रामेश्वरम जो है वो सवाई माधोपुर के अंदर है। ठीक है, अब आगे आ जाओ बिगोद के अंदर। और बिगोद के अंदर त्रिवेणी संगम का अर्थ हुआ कि 3 वेणियों का संगम, और राजमहल में 3 वेणियों का संगम, यहाँ पर भी 3 वेणियों का संगम, और यहाँ पर भी 3 वेणियों का संगम। आज के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद और जय भारत साथियों।